नमस्कार, जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। शुरू करते हैं। मज़ेदार टॉपिक है। लोग इसे बहुत ही बड़ा टॉपिक समझते हैं, वैसे है भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़ा टॉपिक नहीं है, वरना कोई लोग मारने आ जाएंगे मुझे। लेकिन इंटरेस्टिंग है जी। केमिस्ट्री में सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी यही है, केमिकल बॉन्डिंग। ये नहीं समझे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब दिखे तक भी नहीं कि ये है क्या, वो समझ तक भी नहीं आएगा। बाहर से भी जो समझ में आता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, वो भी नहीं समझ में आएगा अगर केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा अच्छे से। तो पढ़ तो सभी लेते हैं, लेकिन अच्छे से कौन पढ़ता है? जी हाँ, आप। यस। तो केमिकल बॉन्डिंग सबसे पहले चीज की होती क्या है? दो एटम्स को आपस में बांध कर रखने वाला जो बल है, जो फोर्स है, वो होता है केमिकल बॉन्ड या फिर केमिकल बॉन्डिंग। दो किसी भी स्पीशीज को आपस में बांध कर रखने वाला जो फोर्स है, जो कंबाइंड रख रहा है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं जी? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। सिंपल सी बात है, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। प्रश्न हमारे अंदर तब आता है, प्रश्न हमारे अंदर यह आता है कि ये केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है? मतलब दो लोगों को एक के साथ जुड़कर रहने की ऐसी आवश्यकता पड़ती क्या है? दो एटम्स को एक के साथ जुड़कर रहने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ती है? तो उसके 3-4 कारण होते हैं। मतलब कौन कौन से ऐसे रीजंस होते हैं केमिकल बॉन्ड के? केमिकल बॉन्ड बनने के ऐसे कौन कौन से रीजंस होते हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये वाला जो मार्कर है वो चल नहीं रहा है, इसको ट्राई करते हैं। ठीक है जी, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो रीजन होता है वो होता है मैक्सिमम स्टेबिलिटी को गेन करना। दुनिया में क्या, ब्रह्मांड में हर एक चीज चाहता है, हर एक तत्व चाहता है कि वो स्टेबल बने। आप भी इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप भविष्य में जाकर स्टेबल बने, अपने पैरों पर खड़ा हो सकते। तो ये एटम भाई कहीं एक्सेप्शन थोड़ी है। एटम भी आप ही से बने, मतलब आप भी एटम से ही बड़े हैं, मतलब एटम्स भी चाहते होंगे कि वो स्टेबल हो पाए। अब ये स्टेबल होंगे कैसे? ये स्टेबल होंगे कैसे? जब वो लो एनर्जी गेन करेंगे। जब वो लो एनर्जी गेन करेंगे, मतलब भैया स्टेबल तभी हो पाएंगे। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स तभी स्टेबल होते हैं जब वो लो एनर्जी में होते हैं, उनके पास एनर्जी कम होता है। और कैसे स्टेबल हो सकते हैं? जब वो अटेन कर लें ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल जी? ऑक्टेट रूल। अब ये ऑक्टेट रूल क्या है? वही जो हमने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं जी, वही 288, यही कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भर जाने चाहिए, ये वो ऑक्टेट रूल है। इसी के ऊपर क्लास 10वीं तक हमने देखा कि केमिकल बॉन्डिंग बन रही है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो थोड़ा सा, कि इसी ऑक्टेट रूल को अटेन करने के लिए पता नहीं 118 एलिमेंट्स जो हैं वो लड़ते रहते हैं आपस में ऑक्टेट रूल को पाने के लिए, नोबल गैसेस को छोड़ के। ठीक है, लेकिन क्लास 11 में जाकर हमें सत्य पता चलेगा कि ये जिस चीज के लिए सारे इलेक्ट्रॉन्स लड़ रहे थे, सारे एटम्स लड़ रहे, सारे एलिमेंट्स लड़ रहे थे कि वो ऑक्टेट रूल को पाएंगे तभी स्टेबल होंगे, ये ऑक्टेट रूल खुद ही भ्रष्ट निकलेगा, ये खुद ही धोखेबाज निकलेगा। अभी हम देखेंगे कैसे। क्लास 11 की यही तो मजेदार चीज है सर, सत्य से आप वाकिफ होते हैं। फिर ऑक्टेट रूल को अटेन करना, और इसी को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना। ऑक्टेट रूल अटेन करना या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए जनरली जो एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अब एक ग्राफ होता है। एक और चीज कि लो एनर्जी से फायदा क्या है? लो एनर्जी से इलेक्ट्रॉनों को या फिर एटम को क्या फायदा मिलता है कि वो मिनिमम रिएक्ट कर पाते हैं। मतलब मिनिमम रिएक्टिविटी जिनके पास हो वही तो संत हैं। मतलब जो बात बात पर किसी ने बहला दिया और वो बहल गए, किसी ने भड़का दिया वो भड़क गए, यानी वो संत थोड़ी है, वो तो नॉर्मल आम जनता है जी। लेकिन जिसने आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया वो कौन है? संत। कौन? नोबल गैसेस। कौन? जो कम रिएक्ट करते हैं। कौन? जिनके पास लो एनर्जी है। कौन? जिसके पास सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है। कौन? जिसके पास ऑक्टेट रूल है। और ये सारे किसमें होते हैं? संतों में। संत कौन बनना चाहते हैं? सारे। कौन? एटम्स। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए। देखिए, अब एक ग्राफ होता है, थोड़ा सा उससे देख लेते हैं।
उस ग्राफ में यहां पर हमें डिस्टेंस दिखाया जाता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, कौन सा डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और यहां पर हमें पोटेंशियल एनर्जी दिखती है, यहां से पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, यहां से पोटेंशियल एनर्जी कम। वो ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनता है, कुछ इस प्रकार का होता है। परफेक्ट नहीं बना पाऊंगा लेकिन हाँ कह सकता हूं कुछ इस प्रकार का वो ग्राफ है। एक बार अपने बुक से मिला लीजिएगा। देखिए होता क्या है कि मान लेते हैं कोई एक एटम है ए और कोई एक एटम है बी, दोनों ने एक दूसरे को देखा और वहीं जी फर्स्ट साइट वाला काम हो गया, ठीक है, अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में बनना शुरू हो गया, दोनों एक दूसरे के पास आना शुरू हो गए हैं। इस समय पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा रहता है फोर्स ऑफ रिपल्शन से। क्लास 11-12 की बातें हैं, पेरेंट्स ने ज्यादा छूट दिया होता है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, तो दोनों एक दूसरे के निकट आना शुरू कर देते हैं और वो ये पॉइंट होता है। ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस वही है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी जो है वही। जब जैसे जैसे वो धीरे धीरे अपने एक दूसरे के पास आते हैं तो ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है। इस पॉइंट पर वो मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है, वो एक दूसरे के काफी निकट आ चुके हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस समय भी ज्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्शन से। इस पॉइंट पर आके देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस घटता जाया और पोटेंशियल एनर्जी घट गई। इस पॉइंट पर आकर उन्होंने क्या फॉर्म कर लिया, एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया। उन्होंने आपस में क्या फॉर्म कर लिया, एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया, और इस पॉइंट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो जाता है फोर्स ऑफ रिपल्शन से। लंबा समय हो गया, अट्रैक्शन भी है लेकिन फिर धीरे धीरे रिपल्शन भी पता चल रहा है, धीरे धीरे सामने वाले की जो सत्य है, पीछे वाली जो साइड है, बैक साइड जो है, एनिमी साइड है, धीरे धीरे पता चल रहा है, उसलिए रिपल्शन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, अभी बराबर है। अब समस्या तब होती है जब वो एक दूसरे के और करीब आना चाहते हैं। दूर दूर से ठीक था, बॉन्ड बन के तैयार हो गया, इस समय पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम, लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के और करीब आना चाहेंगे तब एक ही बार में रिपल्शन बढ़ेगा। रिपल्शन बढ़ने से देखिए आपने क्या देखा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे कम यहां पर नहीं हुआ, जब और कम होना चाहेगा तब एक ही बार में रिपल्शन बढ़ेगा, एक ही बार में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, और इस पॉइंट पर आके जो बॉन्ड है जब वो एक दूसरे के एकदम करीब आना चाहेंगे टूट जाएगा, जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। मतलब भैया यहां से लेके यहां तक कौन सा प्रोसेस हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस हुआ। कौन सा प्रोसेस हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन का। और यहां पर कौन सा प्रोसेस हुआ, बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस हुआ। कौन सा प्रोसेस हुआ, बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस हुआ। अब देखिए कई बार प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, हर एक टाइप का जो क्वेश्चन आ सकता है वो मैं ट्राई करूंगा कि आपको बता दूं। बस मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, इधर उधर मत देखिए, इधर देखिए, स्क्रीन पर आए हैं तो स्क्रीन पर देखते रहिए। बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब क्या हुआ ये मैंने बता दिया। बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी ये बताइए कि आ रही है या जा रही है। मतलब इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, दो प्रकार की एनर्जीज होती हैं। अब बॉन्ड फॉर्मेशन में आपने देखा कि एनर्जी घट रही है, यानी इट्स अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जी, एनर्जी हमारा निकल रहा है, कम हो रहा है। और जब बॉन्ड टूट रहा है तो ये कौन सा प्रोसेस है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये दो पॉइंट्स हैं, कई बार पूछ दी जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज अच्छे से ध्यान रखनी है। अब देखिए अब हम बात करते हैं कि दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं जी। दो प्रकार के हमारे यहाँ फोर्सेस होते हैं, दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस। एक ऐसे फोर्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देते हैं, और एक ऐसे फोर्सेस होते हैं जो वीक बॉन्ड बनाते हैं। वीक बॉन्ड, उतना तगड़ा बॉन्ड नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन से ऐसे फोर्सेस है जी, एक तो आयोनिक, हर एक चीज की हम बात करेंगे आयोनिक बॉन्ड। एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, ये स्टार्टिंग में छोटा सा वीडियो था बस बताने के लिए कि हाँ जी केमिस्ट्री का कोर्स धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं, पहली बार है उसलिए ज़्यादा हम रिदम नहीं पकड़ पा रहे हैं। आयोनिक बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं आप यहाँ पे,
और तीसरा होता है हमारे यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वीक बॉन्ड में आता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये पॉइंट्स हैं, ओवरव्यू है, आप देख लीजिए एक एक करके, हर एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड और एक वैन वाल फोर्स। वैन वाल फोर्स देखना, ध्यान दीजिएगा, ये वैन वाल बॉन्ड नहीं, वैन वाल फोर्स है। क्लियर है जी? ओके जी। अब बात करते हैं ऑक्टेट रूल के बारे में। मुझे आशा है कि आपको पता होगा कि ऑक्टेट रूल होता क्या है। ऑक्टेट रूल वही रूल है, बस ये कहने का रूल है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल मतलब किसी एटम का जो आखिरी शेल होता है, सुनिए इधर इधर उधर नहीं, इधर देखिए, किसी एटम का जो आखिरी शेल होता है उस शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल। उस वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर भर जाते हैं तो कहा जाता है कि उसने ऑक्टेट पूरा कर लिया। आपने सुना होगा ऑक्ट मतलब कई बार 8 जाना जाता है ग्रीक शब्दों में, ठीक है। बस हाइड्रोजन और हीलियम के लिए उनके पास उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से नहीं है। जिसके पास 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा जी, अगर उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर गया तो उसे को हम कहते हैं ड्यूप्लेट रूल। और ये रूल केवल और केवल हीलियम के चलते बन पाया, क्योंकि हीलियम भी संत आदमी है, इसको भी उतना ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो इसके रिस्पेक्ट में ड्यूप्लेट रूल बन गया कि इसके पास भैया 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर भरे हुए हैं, ये संत आदमी है, यानी ड्यूप्लेट रूल को ये फॉलो करेगा। इसके पीछे बैठा होता है हाइड्रोजन, इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस 1 इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए ये सारी जिंदगी भटकता रहता है मोह माया के अंदर। ठीक है जी, ये हमने डिस्कस कर लिया मोटा मोटी में। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज जो आती है ऑक्टेट रूल में समझने वाली, जो अब यहां से शुरू होगा खेला आपका, नई चीजें आप सीखेंगे, वो होता है लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर, ठीक है जी, लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी उसे कहते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब देखिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर, मान लेते सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, Na कहते हैं जी सोडियम को। सोडियम के पास टोटल होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, यानी एटॉमिक नंबर। अब बचपन से जो हम कन्फिगरेशन पढ़ते आ रहे हैं वो है 281, ये सिंपल सा कन्फिगरेशन हम पढ़ते आ रहे हैं। और ये भी हमें पता है कि सोडियम को बनाने का क्या तरीका है, 281 हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ वैलेंस जो शेल है उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन भरते हैं, बस ये वाला, बस जो वैलेंस शेल है उसका इलेक्ट्रॉन हम भर देते हैं। और अगर हम बात करें क्लोरीन का, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है, यानी 287। और वैलेंस शेल के अंदर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बस हम वैलेंस शेल के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर में दर्शाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमने देखा, ये आपको पता है, उसे लिए ऊपर में इसे ले जा रहा हूं। हमने देखा कि भैया इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम। अगर ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को हटा देगा तो इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो इसका भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया और इन दोनों ने क्या फॉर्म कर लिया जी, एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया। इस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। अभी हम आयोनिक बॉन्ड की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये बस मैंने आपको एक लेविस स्ट्रक्चर बता दिया, गलती से हमने एक बॉन्ड बना लिया, उसके आप चिंता मत करिए क्या है ये चीजें, अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम आयोनिक बॉन्ड उसमें पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें क्या देखना है कि भैया लेविस स्ट्रक्चर किसी भी स्पीशी का हम कैसे बना सकते हैं, किसी भी स्पीशीज का लेविस स्ट्रक्चर हम कैसे बता सकते हैं, उसी के बाद ये वीडियो हम एंड करेंगे आज। तो एक छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, आपको बस याद रखना है। आपने TVS एस्पेरेंट्स देखा होगा, TVF वैसे होता है लेकिन हम TVS बनाएंगे, तो TVS उसके बाद सिंपल B लगा दीजिए। अरे भैया आपने TVF एस्पेरेंट्स देखा है, उसी को याद करते हो TVS बना लीजिए, उसके बाद B लगा दीजिए। ट्रिक है फालतू सा, मैंने बनाया हुआ है, अब मेरा ट्रिक तो फालतू ही रहेगा बस, लेकिन अभी ये जो चीज़ पता चलेगी वो मज़ेदार होगी जी। देखिए T मतलब क्या हो गया, टोटल वैलेंस या फिर सिंपली टोटल इलेक्ट्रॉन।
समझाऊंगा एक एक करके। वैलेंस वी से क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एस से क्या हो गया, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की भैया कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। और बी से हो गया नंबर ऑफ बॉन्ड, कि कितने बॉन्ड उसने बनाए हुए हैं, कि कितने बॉन्ड उसने बनाए हुए हैं। सिंपल सी बात करते हैं, मान लेते हैं Cl2 का मुझे लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाकर दिखाना है। सिंपली मैं याद करूंगा TVSB बस। भैया ध्यान से देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, टोटल क्लोरीन को कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। मुझे सच सच बताइए, आपका दिमाग क्या कहता है, कौन सा मैथ लगाएगा। अगर मैथ नहीं लगता तो सिंपली आपका यह तरीका होगा कि नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाई 8 कर दीजिए। ये हो गया रटने वालों के लिए, लेकिन आप दिमाग लगाइए ना, 2 क्लोरीन है, क्या है जी, 2 क्लोरीन है, सबको वैलेंस शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सबको वैलेंस शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 क्लोरीन है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए होंगे ऑक्टेट पूरा करने के लिए, भैया 8 गुणे 2 यानी 16 इलेक्ट्रॉन टोटल चाहिए होंगे। बोलिए हाँ या ना। रिवाइंड करके फिर से देखिए, नहीं समझ में आया तो। अब ये V से क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी अस्तित्व में ख्वाब तो देखे बड़े बड़े कि 16 इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैं राजा बन जाऊंगा, लेकिन है कितने भैया, 14 इलेक्ट्रॉन, 7 गुणे 2। ये कैसे आ गया भैया, अरे चाचा ये कैसे आ गया, अरे यार क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 2 हैं तो 7 गुणे 2 कर दिया। शेड कितने हैं, अब ये कैसे पता लगाया जाए, अब ये कैसे पता लगाया जाए, ये हमारा ट्रिक काम कर ले आएगा। अगर हमें शेड इलेक्ट्रॉन निकालना है हम T-V कर देंगे, सिंपल। भैया 16 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 14 हैं, 16 में से 14 घटा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं क्लोरीन ने क्या किया हुआ है, शेयर किया हुआ है जी, बांटा हुआ है एक दूसरे से, बंधन में है। बी से क्या हो गया, बॉन्ड हो गया। अब बॉन्ड पता करना बड़ा ही आसान है, ये आपका कॉमन सेंस कहेगा, मैं नहीं बताऊंगा, कॉमन सेंस आपका क्या कहेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी स्पीशी ने शेयर किया हुआ है तो कितने वो बॉन्ड बनाएगा, एक। ये कोई एटम है, ये कोई एटम है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कितने बॉन्ड बनेंगे, एक। इसने 2 किया, इसने 2 किया, कितने बॉन्ड, 2, यानी 4 इलेक्ट्रॉन जब शेड होंगे तो 2 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेड होंगे तो 1 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन शेड होंगे तो 3 बॉन्ड। मतलब मैं ये देख सकता हूं कि शेड इलेक्ट्रॉन में अगर मैं 2 डिवाइड कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कितने बॉन्ड वो बनाएगा। भैया देख लीजिए, 6 अगर इलेक्ट्रॉन शेयर होने 6/2 3 बॉन्ड बनेंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो रहे हैं तो 4/2 2 बॉन्ड बनेंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो 2/2 1 बॉन्ड बनेगा। यहां पर हमने ये भी पता कर लिया कि बॉन्ड कितने बनेंगे भैया, 1। अब क्लोरीन क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाइए और बाकी जितने इलेक्ट्रॉन बच गए भैया डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आप बस देख लीजिए कि सबका ऑक्टेट रूल पूरा हो जाए, सिंपल है ये। अब एक हम एग्जांपल लेते हैं बढ़िया वाला, देख लीजिए SO3। बढ़िया क्या जी, आसान सा SO3, उसके बाद आज का वीडियो बंद किया जाए। अब मैं स्पीड में करूंगा, आप भी करिएगा साथ साथ। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए होंगे, हमने बोला भैया 4 हैं, सबको 8-8 चाहिए। वैलेंस शेल में 32 इलेक्ट्रॉन टोटल चाहिए, लेकिन अस्तित्व में है कितने, वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन हैं। हमने कहा ऑक्सीजन के पास 6 होता है, 3 ऑक्सीजन है यानी 18, सल्फर के पास भी 6 होता है यानी 24 इलेक्ट्रॉन अस्तित्व में है। शेड कितने होंगे, दोनों को घटा दीजिए, 32 में से 24 अगर जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, बॉन्ड बनेंगे 4। क्यों, क्योंकि शेड को डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, 4 बॉन्ड बन के तैयार हो जाएंगे। तो SO3। अब 4 बॉन्ड कहां कहां बनाएंगे, एक यहां बना दीजिए, एक यहां बना दीजिए, 2 यहां बना दीजिए, एक यहां 2 यहां बना दीजिए, एक यहां 2 यहां बना दीजिए, जहां आपकी इच्छा। अब कई लोग कमेंट में लिखेंगे कि ये गलत है, कई लोग, कई महारथी आएंगे अभी बहुत गलत, एकदम गलत यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है। अरे भैया अभी मैंने बस लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना सिखाया, आपको उसका एप्लीकेशन अभी TVSB से लगाया कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर के लिए आप कैसे बना सकते हैं किसी का भी। आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो बॉन्ड है यहां लगाओगे, कहां लगाओगे, उसके बारे में हम बात करेंगे फॉर्मल चार्ज के अंदर। तब तक के लिए आज का इतना ही वीडियो होगा, धन्यवाद।
जय हिंद जय भारत।